नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। सभी प्यारे भाई बहनों को स्वागत अभिनंदन करता हूं। ममता सैनी जी, सिराज खान जी, एसवी सिंह कुमार जी, सवाई मकवाना जी और सिन चैन जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। कई बहन भाई तो मैं देख रहे थे जो यादव जी हैं, कई वो तो बहुत शुरू से थे। एक बार टेक्निकल टीम मुझे मेरे प्यारे भाई बहन जो शुरुआत से जुड़े हुए थे, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। देव लक्ष्मी जी जैसे कि ममता सैनी जी हैं और मेरे कई भाई बहन और थे जो यादव जी थे कई, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियंका यादव जी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जयराम यादव जी आपका भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। संजू यादव जी आपका भी। ध्यान से समझना, देखिए पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे, वो किसकी बात चल रही थी? समास की। और समास में अव्यय भाव समास की हम बात कर चुके थे। अव्यय भाव समास में आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। बिल्कुल रेणु जी, मैडम का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। सवाई जाट जी आपका भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी का तो मैं नाम नहीं ले सकता। प्रीति गुप्ता जी, ब्रजेंद्र पाल जी, दिनेश कुमावत जी, भूपेंद्र वैष्णव जी, रानी राजपूत जी और जितनी भी मेरी बहन भाई हैं, पिंकी जांगड़ जी हैं, रीमा डागुर जी हैं, जितने भी हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। राजू राम जी का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। ध्यान दो, अब पूरा ध्यान आपको क्लास पे रखना है। अब मैं पूरी तरह से फोकस क्लास पे रखूंगा, कमेंटों पर ध्यान कम रखूंगा, क्योंकि मेरे जो भी भाई बहन बाद में क्लास लेते हैं उनको बहुत असुविधा और समस्या होती है कमेंटों की वजह से। इसलिए पूरा फोकस और पूरा ध्यान क्लास पे लगाना है। आज हम बात करेंगे समास का जो दूसरा भेद है, द्विगु समास। द्विगु समास की क्या विशेषता होती है, क्या महत्वपूर्ण बात है द्विगु समास की, ध्यान देना और ध्यान से समझना। सबसे पहली बात इसकी क्या है, इसका कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए इस समास में क्या विशेषता है, आपको उदाहरण नहीं ले समझ, आपको उदाहरण रटने नहीं, प्रमोद जी स्वागत है। आपको उदाहरण नहीं रटने, आपको नियम ध्यान रखना है। और अगर आपको नियम अच्छे से समझ आ गया तो इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। ध्यान देना, ध्यान से समझना, ठीक है ना। स्वागत अभिनंदन है राजू राम जी आपका जोधपुर में, ठीक है ना। जब भी चाहो आ सकते हो, तहे दिल से आपका स्वागत है, ठीक है। देखिए द्विगु समास के बारे में समझना। द्विगु समास की विशेषता क्या है? द्विगु समास का दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है और संपूर्ण पद मिलकर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है रेशु चौधरी जी आपका भी। तो द्विगु समास की क्या विशेषता है? इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है और संपूर्ण पद मिलकर किसी ना किसी समूह का बोध कराता है, इसलिए इसको द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास समझने से पहले समझिए कि द्विगु का मतलब क्या होता है। जैसे कई बार पूछ लेता है, जिसका नाम होता है उसी से समास पूछ लेता है। जैसे बहुब्री शब्द में कौन सा समास है? बहुब्री होता है। वैसे द्विगु शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास होता है। ध्यान से समझना, द्विगु समास होता है। अब इसमें भी ध्यान देना और ध्यान से समझना, ठीक है ना। द्विगु समास की क्या विशेषता होती है? इसमें देखिए इसका अर्थ तो होता है द्विगु, द्वि का मतलब होता है दो, गु का मतलब होता है गाय। दो गायों का समूह क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। दो गायों का समूह द्विगु कहलाता है। अब इसमें समास कौन सा होगा? द्विगु समास ही होगा, क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची और संपूर्ण पद मिलकर समूह का बोध करा रहा है। ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। अच्छे से समझना और ध्यान देना इसका, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ध्यान देना और ध्यान से समझना, ठीक है। दो गायों का समूह क्या होता है? द्विगु। अब देखिए यहां पर प्रथम पद संख्यावाची है और दूसरा पद
प्रथम पद संख्यावाची है और संपूर्ण पद मिलके किसी समूह का बोध करा रहा है, इसलिए द्विगु समास कहते हैं। इसमें कौन सा समास होता है? द्विगु में द्विगु होता है। अब देखिए इसकी विशेषता मैंने क्या बताई, इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है और संपूर्ण पद मिलकर किसी ना किसी समूह का बोध कराता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ठीक है ना? आप तो कह रहे हैं दूसरा पद प्रधान है, समझ में नहीं आ रहा है सर, प्लीज टेल मी। अरे बलराजू चंदाना जी, दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान कैसे होगा? क्योंकि मैंने आपसे जैसे कहा, मान लो जैसे मैंने आपसे लिख दिया यहां पर त्रिवेणी, तो यहां पर मुख्य रूप से किसके लिए कहा जा रहा है? वेणी के लिए। किसके लिए कहा जा रहा है? वेणी के लिए कहा जा रहा है। कैसे? त्रि का मतलब होता है तीन और वेणी किसको कहते हैं? नदियां। तो यहां पर तीन की प्रधानता है या नदियों की? मुख्य रूप से ये सब बातें किसके लिए कही जा रही हैं? नदियों के लिए कही जा रही हैं, इसलिए बहुत अच्छे से समझना और ध्यान देना। तो त्रिवेणी में तीन संख्यावाची है और दूसरा पद प्रधान है, क्योंकि यहां प्रधानता तीन की बताई जा रही है या नदी की बताई जा रही है, इसलिए प्रधानता नदी की होने के कारण दूसरा पद इसका क्या होगा? प्रधान होगा। अब देखिए जैसे मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहां लिख दिया एकांकी। अब आपको मैंने अभी बताया कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और किसी समूह का बोध होता है। दूसरा पद प्रधान होता है और किसी समूह का बोध होता है। अब कैसे होगा? देखिए, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर एक तरफ तो आप बता रहे हो कि समूह का बोध होगा और दूसरी तरफ आप एकांकी लिख रहे हो। तो एकांकी का मतलब क्या होता है? एक अंक का नाटक, और अंक का मतलब क्या है? दृश्य होता है। एक अंक का नाटक एकांकी कहलाता है। तो दृश्य तो एक है, पात्र तो अनेक होंगे उसमें, तो समूह हुआ नहीं हुआ। दृश्य केवल एक आ रहा है लेकिन पात्र उसमें अनेक हैं और अनेक पात्र होने के कारण समूह का बोध हुआ नहीं हुआ। एक अंक का मतलब होता है दृश्य, जिसमें एक ही दृश्य आ रहा हो। अब एक दृश्य कैसे? जैसे सीता स्वयंवर चल रहा है तो सीता स्वयंवर ही चलेगा, भरत मिलाप चल रहा है तो केवल भरत मिलाप ही चलेगा, राम वनगमन चल रहा है तो राम वनगमन ही चलेगा, उसके साथ और भी कोई दृश्य नहीं दिखाया जाएगा। तो दृश्य तो एक ही होगा लेकिन पात्र तो अनेक होंगे। जब पात्र अनेक हो गए तो समूह हो गया। तो एकांकी नाटक का एक भेद होता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना। तिरंगा में असलम खान जी समास द्विगु होता है लेकिन वो रूढ़ होके बहुब्री में चला जाता है। अब देखो ध्यान से समझना, बहुब्री समास का अपना कोई भी उदाहरण नहीं होता, ये तो दूसरे के उदाहरणों को रूढ़ करके अपना बनाता है। अब जिसमें बहुब्री होगा उसमें कोई दूसरा भी अवश्य होगा। अगर रूढ़ होने का बोध करा रहा है तो बहुब्री है और बहुब्री नहीं दे रखा तो दूसरा होगा। जैसे आपसे पूछ लिया तिरंगा शब्द में समास है और विकल्प में द्विगु दे रखा है, बहुब्री दे ही नहीं रखा तो द्विगु होगा, और द्विगु और बहुब्री दोनों दे रखे तो बहुब्री होगा। तो दो पद मिलके किसी तीसरे के लिए रूढ़ होते तब बहुब्री होता है। ठीक है ना? विशेष ध्यान से समझना। तो एकांकी एक अंक का नाटक। अब अंक का अर्थ गोद भी होता है, अंक का अर्थ भाग्य भी होता है, अंक का अर्थ दृश्य भी होता है और अंक का अर्थ गिनती के अंक भी होता है। तो यहां अंक किसके लिए आ रहा है? दृश्य, जिसमें एक ही दृश्य हो। तो पात्र अनेक हो गए, दृश्य एक ही होगा। यह भी विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद वैभव वर्मा जी। आगे समझिए, एकांकी एक अंक का नाटक। अब इसके बाद में सुनो, मैंने लिखा द्विवेदी। अब द्विवेदी का मतलब क्या है? जिसको दो वेदों का ज्ञान हो, और जिसको दो वेदों का ज्ञान होता है वो द्विवेदी कहलाता है। अच्छे से समझना। तो दो वेदों का ज्ञाता, दो वेदों का ज्ञाता क्या कहलाता है? द्विवेदी कहलाता है। इसी प्रकार और समझिए, मैंने लिखा दुपट्टा। जिसके कितने पट हो? दो पट होते दुपट्टा में, तो दो पटों का समूह।
दो पटों का समूह क्या कहलाता है? दुपट्टा कहलाता है। तो यहां पर दो पटों का समूह, तो समूह का बोध हुआ नहीं हुआ, इसलिए यहां कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है ना? गर्भित जी स्वागत है। आगे समझिए, दुपट्टा मैंने लिख दिया दोनाली। अब दोनाली का मैं क्या लिखूंगा? दो नाल वाली। अब दो नाल वाली अगर बंदूक लिख दिया तो ये रूढ़ हो जाएगा, तो सिर्फ क्या लिखेंगे? दो नाल वाली और दो नाल वाली। इसी प्रकार दुधारी, दो धार वाली, जिसमें कितनी धार हो? दो धार हो, वो क्या कहलाती है? दुधारी कहलाती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ध्यान दीजिए। दोनाली। इसी प्रकार मैंने लिखा तिराहा। अब तिराहा का मतलब क्या होता है? किसको कहते हैं तिराहा? जिसमें कितनी राहें हो? तीन राहें। अब तिराहा क्या होता है? मान लो एक ये कोई तिराहा है, ये क्या है? तिराहा है। कैसे है? टी पॉइंट जिसको कहते हैं, जिसमें टी पॉइंट बन जाता है उसको तिराहा कहलाते, और जिसमें प्लस बन जाता है वो चौराहा हो जाता है। तो तिराहा कैसे हुआ? एक राह तो ये निकल रही, एक राह ये निकल रही और एक राह ये निकल रही। अब ये क्या हो गया? तिराहा हो गया। यहां से ये बिल्कुल बंद है। कहां से? यहां से। तो एक रास्ता यहां से आया, अब यहां पे आके एक इधर मुड़ गया, एक उधर मुड़ गया, ये रास्ता बंद है। अब ये बंद है, अगर ये भी खुला होता तो ये क्या हो जाता? चौराहा हो जाता। जिसे हम टी पॉइंट कहते हैं वो तिराहा होता है। ठीक है ना? ध्यान रखना इसमें। तो देखिए तिराहा, तिराहा क्या होता है? तीन राहों का समूह होता है। तिराहा क्या होता है? तीन राहों का समूह होता है। तीन राहों का समूह क्या कहलाता है? तिराहा कहलाता है। इसी प्रकार और समझिए, मैंने यहां पर लिखा त्रिवेदी। अब त्रिवेदी क्या होगा? तीन वेदों का ज्ञाता। त्रिवेदी क्या होगा? तीन वेदों का ज्ञाता। और तीन वेदों का ज्ञाता क्या कहलाता है? त्रिवेदी कहलाता है, जिसे तीन वेदों को जानते हो। हाँ बिल्कुल। अभिषेक यादव जी क्या पूछ रहे हो? कालवाचक वाले प्रश्न कब होगा सर? कालवाचक वाले अभी कहां रहे? ध्यान दो आगे। तीन वेदों का ज्ञाता त्रिवेदी होता है। अब इसी प्रकार तिराहा तीन राहों का समूह होता है। इसके अलावा और समझिए, अगर मैंने तिरंगा का समास विग्रह कैसे किया? तीन रंगों का समूह, तब तो ये कौन सा होगा? द्विगु होगा, क्योंकि समास समास विग्रह पर आधारित होता है। तीन रंगों का समूह है जो इस प्रकार से किया तो वह उभरी होगा, और इस प्रकार से नहीं किया त्रिलोक, त्रिलोक तीन लोकों का समूह हो जाएगा। बिल्कुल हाँ शिवानी अग्रवाल जी, त्रिवेणी तो संगम है, लेकिन समास विग्रह के आधार पर करना पड़ेगा। केवल आपसे कैसे पूछ ले त्रिवेणी शब्द में समास है, बहुब्री होगा। अब वो बहुब्री विकल्प में देता ही नहीं। अब मान लो मैं आपको किसी समास में बहुब्री ही है और बहुब्री विकल्प में दे ही नहीं, और मैं ये आपको बताऊंगी नहीं कि उसमें कौन सा समास है, तो वहां रह जाओगे, गलत होगा। तो रूढ़ होके बहुब्री होगा, और बहुब्री है तो कोई दूसरा भी अवश्य होगा। बिल्कुल सही लिखा है मैंने शाहरुख खान जी, बिल्कुल सही लिखा है। तिरंगा भी त्रिवेणी भी। अच्छा, तीन वेदों का त्रिवेणी लिख दिया, तीन वेदों का ज्ञाता। अच्छा अच्छा बिल्कुल धन्यवाद। त्रिवेदी आएगा, त्रिवेदी, त्रिवेदी मतलब तीन वेदों का ज्ञाता। तिरंगा तीन रंगों का समूह। बिल्कुल समझ आ गया। आगे समझिए, आगे लिख दिया मैंने जैसे त्रिफला। अब देखो त्रिफला को समझिए। त्रिफला मतलब क्या होगा? तीन फलों का मिश्रण, और तीन फलों का मिश्रण क्या कहलाता है? त्रिफला कहलाता है।
अच्छा, वाक्य देकर पूछता है, वो अभी समय लगेगा उसमें। पहले संधि हुई है, समास होगा, उपसर्ग होगा, प्रत्यय होगा, उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आएगा, तब बताएंगे इसको, ठीक है ना। ध्यान दो, त्रिफला, तीन फलों का मिश्रण, और तीन फलों का मिश्रण क्या कहलाता है? त्रिफला कहलाता है। अब तीन फल क्या क्या होते हैं? हरड़ है, आंवला है, बहेड़ा है। इन तीनों को मिला के त्रिफला चूर्ण बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? त्रिफला चूर्ण। बिल्कुल, मैंने लिखा त्रिभुज। अब त्रिभुज क्या होगा? तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समूह क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। तीन भुजाओं का समूह त्रिभुज होता है। तो ये भी ध्यान से समझना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। सारे टॉपिक करवाऊंगा सुखविंदर जी, जो भी आपके हिंदी व्याकरण में टॉपिक है सारे टॉपिक कराएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, त्रिभुज आगे समझिए। और इसमें तिपाई, तिपाई होती है नहीं होती, जिसमें तीन पाए होते हैं। तो तीन पायों का समूह, जिसमें तीन पाए होते हैं, तो तीन पायों का समूह क्या कहलाता है? तिपाई कहलाता है। तो तिपाई में कितने होते हैं? तीन होते हैं। स्वागत, अभिनंदन है बेटी शीतल चहर, बहुत बहुत स्वागत है। माता जी को, अम्मा जी को, पिताजी को, सबको मेरी तरफ से प्रणाम कहना पैर छूकर। ध्यान दो इधर, तिपाही तीन पायों का समूह होता है, जिसमें कितने पाए हो? तीन पाए। चौपाल, चार पाल जिसकी होती है, चार पालों का समूह चौपाल हो जाता है। बिल्कुल, नजरीम पठान जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपकी, मेरी तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अब देखिए आगे, इसके बाद में बात करेंगे हम चार वाली। जैसे मैंने लिखा चौराहा। अब चौराहा क्या है? जहां चार राहें आके मिलती हो। एक राह इधर से आई, एक राह इधर से आई, एक इधर से आई और एक इधर। अब ये क्या हो गया? चौराहा हो गया। यहां से चार राहें निकल रही है, नहीं निकल रही, और जहां से चार राहें निकलती हो या चार राहें जहां आके मिलती हो, वो क्या होता है? चौराहा होता है। तो क्या होगा? विषय ध्यान रखना। तो चार राहों का समूह क्या कहलाएगा? चौराहा कहलाएगा। चार राहों का समूह, चार राहों का समूह क्या कहलाता है? चौराहा कहलाता है। क्यों स्वागत करना छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं छोड़ा, आपका स्वागत अभिनंदन सबसे पहले कर दिया सोनू चौधरी जी। आगे देखिए, चौराहा इसी प्रकार और समझिए। जैसे मैंने यहां लिख दिया चौखट, तो जिसमें कितने खूंटे हो? चार। चौखट में चार खूंटे होते नहीं होते, एक ऊपर एक नीचे, और ये क्या बन गई? चौखट बन गई। ये क्या है? चौखट है। तो चौखट क्या होती है? चार खूंटों का समूह, चार खूंटों का समूह। चार खूंटों का समूह क्या कहलाता है? चौखट कहलाता है। चौपाई इसी में आएगी, जिसमें कितने पद हो? चार पद हो, वो चौपाई होती है। तो चार पदों का समूह, बिल्कुल इसमें लिख सकते हैं। चौपाई होती है नहीं, दो, जैसे हम लिखते हैं दोहा, चौपाई। तो चार पदों का समूह क्या कहलाता है? चौपाई कहलाती है। तो चौपाई में कितने पद होते हैं? चार पद होते हैं। गायत्री मालव जी स्वागत, अभिनंदन है। देखिए, चौराहा, चौखट, चौपाई, इसी प्रकार और समझिए चवन्नी। अब चवन्नी क्या होती है? चार आनों का समूह। चार आनों का समूह क्या कहलाती है? चवन्नी। चवन्नी में कितने आना होते हैं? चार आना होते हैं। कितने आना होते हैं? चार आना होते हैं। बड़े अच्छे से समझना और ध्यान देना। चार आना चवन्नी होती है, आठ आना अठन्नी होती है,
और 12 आना 75 पैसे को कहते हैं और 16 आना 1 रुपया को कहते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार आपको समझिए, आगे समझिए। इसके बाद तो चवन्नी, अब मैंने लिखा चतुर्वेदी, जिसको कितने वेदों का ज्ञान हो, 4 वेदों का। तो 4 वेदों का ज्ञाता क्या कहलाता है, चतुर्वेदी कहलाता है। तो 4 वेदों का ज्ञाता, 4 वेदों का ज्ञाता चतुर्वेदी कहलाता है। तो चौराहा, चौखट, चौपाई, चवन्नी, चतुर्वेदी, ये सब किसका बोध करा रहे हैं, किसी ना किसी समूह का बोध करा रहे हैं। बिल्कुल। अब देखो यहां पर एक बहुत अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। चतुर्भुज, अब इस चतुर्भुज शब्द में 2 समास हैं। कौन कौन से, एक तो इसमें बहुब्री समास है, एक तो इसमें कौन सा समास है, बहुब्री समास है। 4 भुजाएं हैं जिसकी, 4 भुजाएं हैं जिसकी क्या कहलाएगा, चतुर्वेदी कहलाएगा, चतुर्भुज कहलाएगा। चतुर्वेदी 4 वेदों का ज्ञाता होता है और 4 भुजाओं का समूह, ये चतुर्भुज, और 4 भुजाएं हैं जिसकी, तब ये किस में जाएगा, बहुब्री में, भगवान विष्णु के लिए रूढ़ होकर। अच्छे से समझना, विशेष ध्यान देना, ध्यान दीजिए इसमें। मैंने लिखा चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का क्या होगा, 4 भुजाओं का समूह चतुर्भुज होता है, और 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। अगर 4 भुजाओं का समूह लिखा तब तो ये क्या हो जाएगा, तब इसको क्या कहेंगे, तब तो इसको कहेंगे द्विगु। और 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु के लिए रूढ़ होने पर इसमें बहुब्री समास हो जाएगा, विशेष ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, त्रिमूर्ति इसी में आ जाएगा। बिल्कुल, कांतिलाल बामनिया जी स्वागत, अभिनंदन है आपका। त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह। अब देखो इसमें मैं लिख रहा हूं दिगु के अनुसार, तो दिगु के अनुसार लिखेंगे कैसे, 4 भुजाओं का समूह, 4 भुजाओं का समूह क्या कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी तक, ठीक है ना। अब आगे करेंगे बात 5 की। तो मैंने लिखा पचरंगा। अब पचरंगा का मतलब क्या होता है, 5 रंगों का समूह। पचरंगा क्या होगा, 5 रंगों का समूह। और 5 रंगों का समूह क्या कहलाता है, पचरंगा कहलाता है। 5 रंगों का समूह पचरंगा कहलाता है। आगे समझ में, अभी इसी प्रकार और समझो। अब देखो एक शब्द है पंचवटी, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पंचवटी, अगर मैंने, भानुमाली में नहीं हो पाएगा, क्या कहना चाह रहे हो, भानुमाली में ध्यान दो इसमें। देखिए पंचवटी, अब इसमें 2 समास है। यदि मैंने इसका समास विग्रह किया 5 वट वृक्षों का समूह, तब तो ये किस में चला जाएगा, द्विगु में। 5 वट वृक्षों का समूह है जो, अर्थात मध्य प्रदेश का एक स्थान विशेष, तब ये किस में चला जाएगा, बहुब्री में चला जाएगा। क्योंकि 5 वट वृक्षों का समूह तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन ये भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी जहां रुके थे मध्य प्रदेश के एक स्थान पंचवटी में, उसके लिए आया, तो इस समय बहुब्री हो जाएगा। तो ये भी विशेष ध्यान रखना। बिल्कुल, पंचतंत्र इसी में आएगा, ठीक है ना। 5 आयतों का समूह पंचायत होती है, ठीक है ना। 5 आयतों का समूह पंचायत होती है। चतुर्वेदी को अगर देखो क्या हुआ, चतुर्वेदी, अच्छा इसमें ये लग गया क्या, चतुर्वेदी 4 वेदों का क्या होता है, ज्ञाता होता है। और 4 वेदों का ज्ञाता क्या कहलाता है, चतुर्वेदी, क्योंकि जिसके बाद रह बोलता है उसे अगले वर्ण पर लगता है। बिल्कुल, धन्यवाद। चतुर्वेदी, चतुर्भुज, सभी का विशेष ध्यान रखना है।
अब देखिए आगे बात करते हैं पंचवटी की, तो मैं इसका समास विग्रह करूंगा, 5 वट वृक्षों का समूह, तब तो इसमें हो जाएगा द्विगु। 5 वट वृक्षों का समूह, तब तो इसमें होगा द्विगु। 5 वट वृक्षों का समूह है जो, अर्थात मध्य प्रदेश का एक स्थान विशेष, तब बहुब्री हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल भानुमाली जी, बिल्कुल ना घबराएं, आराम से होगा। ठीक है ना? एग्जाम में क्या देंगे पंचवटी को, सीधा पूछता है पंचवटी, या तो क्या करेगा, सीधा पूछेगा पंचवटी, रूढ़ है बहुब्री में जाएगा। मॉम डैड, सर जी आपकी 9 बजे वाली क्लास नहीं मिल रही है, आराम से मिलेगी। 9 बजे वाली क्लास के लिए आपको YouTube पे उत्कर्ष यूपी क्लासेज, उत्कर्ष क्लासेज यूपी स्पेशल डालना, वहां आराम से मिलेगी आपको। ठीक है ना? आगे देखो पंचवटी, और समझिए पंचामृत, मैंने लिखा पंचामृत। अब पंचामृत क्या होता है, 5 अमृतों का समूह, 5 अमृतों का समूह, 5 अमृतों का समूह पंचामृत कहलाता है। पंजाब, अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, पंचधन आब, 5 आबों का समूह। पंजाब में कितनी नदियां बहती हैं, 5 नदियां बहती हैं। ठीक है ना? 5 तंत्रों का समूह होता है बंटी तंवर, 5 तंत्रों का समूह पंचतंत्र। आगे देखो पंजाब 5 आब, आब कहते हैं नदियां, 5 आबों, मैंने लिखा यहां नदियों का समूह। 5 नदियां कहां बहती हैं, पंजाब में, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, पंजाब। तो 5 आबों का समूह पंजाब होगा। ठीक है ना? विशेष ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। अब देखिए आगे, मैंने यहां पर लिखा षड ऋतु। अब षड ऋतु क्या है, किसको कहते हैं, 6 ऋतुओं का समूह, 6 ऋतुओं का समूह। 6 ऋतुओं का समूह क्या कहलाता है, 6 ऋतुओं का समूह षड ऋतु कहलाता है। षड ऋतु क्या है, 6 ऋतुओं का होता है, ध्यान देना इसमें, षड ऋतु। इसके बाद में और समझिए इसका, जैसे मैंने यहां पर लिखा षड मास, षट धन मास क्या हो जाएगा, षड मास हो जाएगा। षट मान होता है 6, मास मान होता है महीना, तो टे के बाद मैं आने के कारण टे का न बन गया। बिल्कुल जो मुझे दिखता है उसका जवाब मैं अवश्य देता हूं, बिल्कुल ना घबराएं। स्वागत अभिनंदन है महादेव की लाडली जी का। देखिए 6 महीनों का समूह, 6 महीनों का समूह क्या कहलाएगा, षडमास। षड माने क्या होता है, 6 मास माने महीना, विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना? चौमासा 4 मासों का समूह होता है राकेश बीकानेर, 4 मास महीनों का समूह, मास माने होता है महीना, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है? तो ये क्या हो गया, षट। अब इसके बाद में समझिए, मैंने लिखा जैसे सप्ताह, सप्ताह का क्या होगा, सप्त धन एन। अब ये मिलके किससे बना है, सप्त धन एहन से। अब सप्त धन एहन में यहां पर ए आ रहा है, बाद में भी ए और ए मिलके आ मिला, जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, सप्ताह बना। अंत में हलंत न को लोप कर दिया जाता है। ठीक है ना? 6 कोणों का समूह षटकोण होता है, बिल्कुल इसी में आएगा, लिखते हो इसमें षटकोण को भी, षटकोण 6 कोणों का समूह षटकोण होता है। षटकोण 6 कोणों का समूह, 6 कोणों का समूह षटकोण होता है। 6 कोणों का समूह षटकोण होगा। अब देखो सप्ताह, मैंने आपको भी बताया था, सप्ताह में सप्त धन एहन होता है।
तो सप्त माने होता है 7, 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का समूह क्या होगा? सप्ताह हो जाएगा, क्योंकि सप्त माने होता है 7, ठीक है ना। विषय ध्यान रखना। चिरंजीव लाल जी, पंच गंगम आ जाए, द्विगंगम आ जाए, द्वियमनम आ जाए, इस प्रकार से आ जाए तो विषय ध्यान रखना, अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। सतरंगा, बिल्कुल 7 रंगों का समूह। सतरंग, बिल्कुल सतरंग इसी में आएगा। 7 रंगों का समूह, 7 रंगों का समूह सतरंग कहलाता है। कहते हैं वो तो सतरंगा है। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना, ध्यान रखना। आप अगर हिंदी में 6 बोलोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। बिल्कुल सरबजीत कुमार यादव जी, स्वागत, अभिनंदन है आपका, ठीक है ना। 6 इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। हाँ बिल्कुल, सप्तऋषि इसी में आएगा। सप्तऋषि, सप्तर्षि, सप्तर्षि का मतलब क्या होता है? 7 ऋषियों का समूह। सप्तर्षि क्या होगा? 7 ऋषियों का समूह होगा। और 7 ऋषियों का समूह क्या कहलाता है? सप्तर्षि कहलाता है। यह भी आपको विशेष ध्यान, ठीक है ना। अंगूठी का नग होना, बहुत ही प्यारा और करीब होना। जितेंद्रिय का संधि विच्छेद बताइए सर। जितेंद्रिय, जित धन इंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। जित धन इंद्रिय मिलके जितेंद्रिय बनेगा, ए बनेगा, गुण संधि होगी। ध्यान दीजिए। सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह। अब आगे समझिए, मैंने लिखा अठन्नी। अठन्नी का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 8 आनों का समूह। अठन्नी क्या है? 8 आनों का समूह होता है। 8 आनों का समूह क्या कहलाता है? अठन्नी। सर दही बड़ा में कौन सा समास है? दही में डूबा हुआ बड़ा। लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। लुप्त पद नहीं दे रखा हो तो फिर इसे हम अधिकरण तत्पुरुष में रखते हैं, मैं के कारण, मैं लोप होने के कारण, ठीक है ना। आगे समझिए। तो अठन्नी 8 आनों का समूह। आगे समझिए। नवरात्र, और नवरात्र क्या है? 9 रात्रियों का समूह। नवरात्र क्या हो जाएगा? 9 रात्रियों का समूह। 9 रात्रियों का समूह। अब 9 विशेष रात्रियों का समूह होके ये रूढ़ होके किस में चला जाएगा? बहुब्री में। रिंकू जी, मेरी क्लास 8 से 8:45 और 9 से 9:10 होती है इस समय, हर रोज। सिर्फ स्कूल की जो अभी 8 वाली क्लास है ये सैटरडे और संडे नहीं चलती है, और यूपी चैनल वाली जो क्लास है वो संडे नहीं चलती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। सहस्त्राब्दी, हजारों वर्ष, 9 रात्रियों का समूह। शताब्दी होता है 100 वर्षों का समूह। द्विगु में कौन सा समास होता है? द्विगु में द्विगु समास ही होता है। 9 लखा। अब देखो 9 लाख का, 9 लखा कहते नहीं, 9 लखा हार है। कितने का है? 9 लाख का है। तो 9 लखा अगर हार के लिए रूढ़ होगा तो बहुब्री में चल जाएगा। बिल्कुल नवरत्न इसी में आएगा। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवरत्न, 9 अकबर के दरबार में थे नहीं थे 9 रत्न? 9 रत्नों का समूह। और 9 रत्नों का समूह क्या कहलाता है? नवरत्न कहलाता है। नीतू जी, पंचवटी में 5 वट वृक्षों का समूह है जो कर दिया, और मध्य प्रदेश के एक स्थान के लिए होगा तो बहुब्री होगा, अन्यथा किस में होगा? नौसिखिया कहते हैं जो नया नया सीख रहा होता है, जो नया नया सीख रहा होता है, कर्मधारय समास में जाएगा ये, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल कर्मधारय में जाएगा।
महर्षि में कौन सी संधि है? महाधन ऋषि ए अर मिलके क्या हो जाता है? गुण स्वर संधि। दुर्गालाल मीणा जी का आज जन्म दिवस है। सभी भाई बहन एक बार दुर्गालाल मीणा जी के लिए जन्म दिवस की शुभकामनाएं अवश्य दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए जन्म दिवस की। भगवान करे आप सफल हो और आपका जीवन उज्जवल हो। ठीक है ना। भयभीत में कौन सा होगा? अपादान। हाँ बिल्कुल अपादान होगा। आगे देखिए नवरस, नवरस इसी में आएगा। नवरात्र है, नवरत्न है, नवरस, 9 रसों का समूह। नवरस क्या होता है? 9 रसों का समूह होता है। नवरस क्या होता है? 9 रसों का समूह होता है। नवग्रह क्या होता है? 9 ग्रहों का समूह होता है। नवग्रह किसको कहेंगे? 9 ग्रहों का समूह होता है। अब देखो एक ग्रह तो होता है घर वाला और एक ग्रह ये नक्षत्र वाला होता है। ये भी विशेष ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। देखो कितना अच्छा लगता है जब आप एक दूसरे के लिए इतना सपोर्ट करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ध्यान से दो। देखिए 9 ग्रहों का समूह, और 9 ग्रहों का समूह क्या कहलाता है? नवग्रह कहलाता है। यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। यह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो नवरत्न है, नवरस है, नवग्रह है, यह भी विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल 9 सखिया में कर्मधारय होगा मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान दीजिए। अर्जुन राजपुरोहित आप लेट जुड़े हो, द्विवेदी का मैं पहले ही बता चुका हूं। अब आगे ध्यान दो और ध्यान से समझो। क्या बात है, झड़ी लगा दी आपने तो जन्म दिवस की शुभकामनाओं की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस सर इसकी पीडीएफ निशा खत्री जी, इसकी पीडीएफ मिलती है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको 24 घंटे के भीतर उपलब्ध हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। अब आप यहां आइए, देखिए इसमें समझिए। देखिए अब इसमें, अब यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। बिल्कुल दशानन में नीरज जी, नीतू नीरज सेन जी, दशानन में समझो ध्यान से। बहुब्री समास होता है और मैं आपको पहले ही कह चुका हूं जिसमें बहुब्री समास होगा उसमें कोई दूसरा समास भी अवश्य होगा, क्योंकि बहुब्री समास का अपना कोई उदाहरण होता ही नहीं है। ठीक है ना सुमित्रा जी, मैंने आपको बता तो दी। महाधन ऋषि महर्षि होगा, आ और री मिलके अर होके गुण संधि होगी। एक ही कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट मत किया करो, विषय ध्यान रखना। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ध्यान दीजिए, आगे समझे। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। अष्टाध्यायी रूढ़ होके बहुब्री में चला जाता है। ठीक है ना। वैसे इसमें होगा द्विगु समास। 8 अध्यायों का समूह होता है। तो धन्यवाद शिवानी जी, धौलपुर में सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे आप सभी। हाँ बिल्कुल। अब देखो यहां पर, अब इसके अलावा आपने पूछा दशानन में, तो 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण के लिए। यह भी ध्यान रखना, मेरा जन्मदिन नहीं किसी भाई का जन्मदिन था। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, सभी को जिसकी का भी आज जन्मदिन है उन सभी को बहुत बहुत जन्म दिवस की शुभकामनाएं मेरी तरफ से, उत्कर्ष परिवार की तरफ से, मेरे सभी बहन भाई जो भी देख रहे हैं उन सभी की तरफ से। बिल्कुल दशाब्दी यहां कर दिया मैंने, दशाब्दी। दशाब्दी का क्या होगा? 10 वर्षों का समूह। 10 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? दशाब्दी कहलाता है। अब इसी प्रकार मैंने लिखा, ध्यान से समझा। जैसे मैंने कहा बिल्कुल जोड़ दिए, कमल हटेला जी जो आप कह रहे हो बिल्कुल जोड़ दिए। इसका विषय ध्यान रखना, अच्छे से समझना। विभू धन ए वैभव होगा, वैभव में संधि नहीं होती, विषय ध्यान रखना। एक बार कमेंट दिखाइए, एक कमेंट लिखा है किसी ने कि सर आप पागल खाने से हो क्या। दिखाइए एक बार कमेंट। किसी भाई ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है मेरे लिए। हाँ सुनील शर्मा जी ने कमेंट किया है। क्या हो गया सुनील शर्मा जी? मैं पागल खाने से बिल्कुल भी नहीं हूं। पागल खाने से होता तो यहां पढ़ा नहीं रहा होता। ठीक है ना। ध्यान दो अब आगे।
देखिए आगे, अब मैंने कहा यहां दशाब्दी 10 वर्षों का समूह, 10 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? दशाब्दी कहलाता है, ठीक है ना। अब समझिए आगे और यहां ध्यान दीजिए, मैंने लिखा शताब्दी। अब शत का मतलब क्या होता है? 100। शत का मतलब क्या होता है? 100 होता है। और शत धन अब्द, अब्द माने होता है वर्ष। 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। क्या कहलाता है? सन्यासी में व्यंजन संधि होगी, ठीक है ना। शताब्दी 100 वर्षों का समूह होता है। सौ वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। विशेष ध्यान रखना, कोई बात नहीं, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते। जैसे आपने देखा होगा जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही, तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना कौन क्या कह रहा है, आपको अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान नहीं देना, यहां ध्यान दो आप तो पूरा। शताब्दी 100 वर्षों का समूह, और 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी कहलाता है। तो ये भी विशेष ध्यान रखना, ठीक है। आगे समझिए, मैंने यहां लिखा शताब्दी। अब एक बहुत अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। सतसई। अब देखो सतसई में 2 समास है। सहस्त्राब्दी 1000 वर्षों का समूह हो जाता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, डेली आते हैं राजू जी, डेली चलती है। हाँ बिल्कुल ध्यान देना और ध्यान से समझना। नोटिफिकेशन की आपको आवश्यकता नहीं है, जरूरत कहां है और नोटिफिकेशन की। मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान। देखो यहां पर समझिए। हाँ बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है विष्णु गुजर जी, ध्यान दीजिए। हाँ लंकापति रावण जी, समास चल रहा है, ध्यान दीजिए, नहीं होते इनमें कोई अपवाद। अब देखो मैंने यहां पर आपसे कहा, देखिए सतसई। अब सतसई का मतलब क्या है? सतसई, सतसई। अब मैं इसके समास विग्रह 2 करूंगा। 2 समास विग्रह कैसे करूंगा? अगर मैंने इसका समास विग्रह कैसे कर दिया, ध्यान देना, अगर मैं इसका समास विग्रह ऐसे कर देता हूं, मैंने इसका समास विग्रह किया 700 दोहों का समूह, तब तो इसमें समास हो जाएगा द्विगु। और इसका मैंने समास विग्रह कर दिया 700 दोहों की रचना है जो, 700 दोहों की रचना है जो, अर्थात बिहारी सतसई। अब कौन सा हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, अष्टाध्यायी है, अष्ट अध्याय और अध्याय में अंतर है। यदि अष्टाध्याय किया तो द्विगु होगा, अष्टाध्यायी किया तो बहुब्री हो जाएगा। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। बिल्कुल रामदयाल प्रजापति जी, क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे कहते हो, बहुत अच्छी बात है आपका। देखिए अष्ट अध्याय 8 अध्यायों का समूह होता है, अष्ट अध्याय, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखना। 8 अध्यायों का समूह, अष्टाध्याय हुआ नहीं हुआ, तो जिसमें 8 अध्याय होते हैं वो क्या हो जाएगा? द्विगु। और 8 अध्यायों का समूह है जो रूढ़ होके बहुब्री में चला जाएगा अष्टाध्यायी के लिए। तो विशेष ध्यान रखना, अच्छे से समझना। तो ये बात समझ आ गई। अब इसमें देखिए मैं लिख देता हूं, अगर ये आया तो द्विगु होगा और ये आया तो ये किस में आएगा? विशेष ध्यान रखना, ये बहुब्री में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? बहुव्रीहि में चला जाएगा। अब इसमें देखो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा नोट लगवा रहा हूं जिससे ये समस्या ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखो 1 से लेकर 10 विशेष करके लिख रहा हूं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 10 तक, और 10 से भाज्य संख्याओं में, और 10 से भाज्य संख्याओं में, 1 से लेकर 10 और 10 से भाज्य संख्याओं में द्विगु समास होता है।
1 से लेकर 10 और 10 से भाज्य संख्याओं में द्विगु समास होता है। कैसे होता है, बड़े अच्छे से समझना, ध्यान देना और ध्यान से समझना। लालाराम प्रजापति जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। कैसे हो भाई जी, यहां ध्यान देना। अब देखो 1 से लेके 10 और 10 से भाज्य संख्याओं में कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। लेकिन आपसे ऐसे पूछ ले 20, आपसे पूछ ले 30, आपसे पूछ ले 80, इनमें कौन सा समास है, याद रखना कोई भी समास नहीं होगा, क्योंकि समास के लिए 2 पद होना अनिवार्य है। जहां भी आपने ये लिखे हैं, ठीक है, यहां पर जितने भी आपने उदाहरण लिखे हैं सब में 2-2 पद आ रहे नहीं आ रहे, सब में 2 पद है, सब में 2 पद है। लेकिन यहां केवल 20 और 30 और 80 या 40 50 लिखा है, एक ही पद है। और एक ही पद में कभी भी समास नहीं होता, क्योंकि समास के लिए 2 पद होना अनिवार्य होता है। एक ही पद में यथाशक्ति में कौन सा है, अव्यय भाव होगा विमला जोशी जी, शक्ति के अनुसार, ध्यान दीजिए। तो 20, 30, 80, 50, 40 इनमें कोई भी समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि समास के लिए 2 पद होना अनिवार्य होता है। यहां कितने पद आ रहे हैं, एक ही पद है, इसलिए इनमें कोई भी समास नहीं होगा, ठीक है ना। यहां पर विशेष ध्यान रखना, कैसे पद हो ऐसे शब्द, क्योंकि समास की परिभाषा आपने क्या पढ़ी, 2 शब्दों का परस्पर मेल। यहां 2 शब्द कहां से आ रहे हैं, बबलू सागर जी स्वागत है। 20, 30 और 80 एक ही पद है, 2 पद है। अब मान लो आपने लिखा सत्य सही, तो इसमें 2 पद है कि नहीं है, शताब्दी में 2 पद है, सत्य धन अब्द, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखना है इसको, ठीक है। दशाब्दी में 10 और अब्द है, नव और ग्रह में नव और ग्रह 2 पद है। 2 पद होना बहुत जरूरी है, 2 पद होना इसकी अनिवार्य शर्त है। तो 2 पद हो और 1 से लेके 10 और 10 से भाज्य संख्या आ रही हो, 2 पद युक्त हो, वहां पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। इसमें कोई भी समास नहीं होगा, ये बात विशेष ध्यान रखना। अरे बिमला जोशी जी बार बार क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हो, इतना सरल है, आपको कोई भी बता देगा इसको। तो यथाशक्ति में अव्यय भाव होगा। हाँ बिल्कुल, अच्छा आप तो बता रहे हो क्या बिमला जी, हाँ जिसने भी पूछा है बहुत बहुत धन्यवाद बिमला जी, आपका भी आज अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो आज के लिए सभी भाई बहनों को, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि। मिलते हैं 9 बजे, ठीक है ना।